नमस्कार दोस्तों, सिविल जॉब एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं शशांक अग्रवाल। हमारी ये श्रृंखला मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा वर्ष 2025 के लिए रिकॉर्ड की जा रही है। इस श्रृंखला में हम मध्य प्रदेश का संपूर्ण सिलेबस लेकर आए हैं, जिसमें आज हम चालू करने वाले हैं एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का इकाई 10। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आपने पहले सिलेबस पढ़ रखा होगा तो हमारी परीक्षा एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा जो है वह 10 इकाइयों में विभाजित है। क्लियर? 10 इकाइयों में 3 इकाइयां जो है, जैसे इकाई 2, इकाई 4, इकाई 5 है ना, इनमें से कुछ पोर्शन जो है वह मध्य प्रदेश के हैं। क्लियर? जिसमें मध्य प्रदेश का इतिहास है, मध्य प्रदेश का इतिहास के बाद ऐतिहासिक कला और संस्कृति है, फिर मध्य प्रदेश का भूगोल है, मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था है और साथ ही साथ मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था है। दोस्तों, एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में एमपीपीएससी ने लोक सेवा आयोग ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक इकाई 10 जोड़ी है। इकाई 10 पूर्व की परीक्षाओं में अगर आप वर्ष 2019 से लेकर वर्ष 2022 तक का सिलेबस देखेंगे तो वर्ष 2019 से लेकर 2022 तक के सिलेबस में ये जो यूनिट थी वो एक आयोग के नाम से जानी जाती थी। लेकिन एमपीपीएससी ने लास्ट ईयर में क्या किया है, इसका सिलेबस परिवर्तित कर दिया है। अब यह इकाई एक नवीन नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? अब यह इकाई जानी जाती है किस नाम से? मध्य प्रदेश की जनजातियां, विरासत, लोक संस्कृति और लोक साहित्य। ठीक है, हम इस सिलेबस को समझेंगे आज और साथ ही साथ हम जानेंगे कि जनजातियां क्या होती हैं, इस सिलेबस में हमें किन चीजों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से यह क्या इंपॉर्टेंट रखता है, क्या महत्व रखता है? तो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में 10 प्रश्न, अगर हम यह मानकर चले कि हर यूनिट से एमपीपीएससी फिक्स 10 प्रश्न पूछती है। हम जानते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा 100 प्रश्नों की होती है। क्लियर? इन 100 प्रश्नों में अगर हम ये मान के चले कि हर यूनिट से 10 प्रश्न आते हैं, है ना, पहली यूनिट से 10 प्रश्न, दूसरी यूनिट से 10 प्रश्न, तो मध्य प्रदेश की जनजातियां वाली यूनिट से भी 10 प्रश्न आएंगे। हालांकि अगर आपने देखा हो तो लास्ट ईयर प्रारंभिक परीक्षा में इस यूनिट से 16 प्रश्न आए थे। अतः आप इसका महत्व जान सकते हो कि यह यूनिट हमारे प्रारंभिक परीक्षा में सिलेक्शन लेने के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस यूनिट में क्या क्या सिलेबस में जुड़ा है तो इस यूनिट में आज देखेंगे हम सिलेबस में। देखिए, पहली चीज तो मध्य प्रदेश की जनजातियां। ध्यान दीजिए, जनजातियां कोई नया चैप्टर नहीं जुड़ा है। कुछ लोग इस चैप्टर को देख के काफी घबराते हैं कि सर इसके बारे में क्या पढ़े, जनजातियों की कला और संस्कृति कितने विस्तार तक अध्ययन करें, क्योंकि अब एमपीपीएससी को सिर्फ जनजातियां, लोक कला और संस्कृति से ही सिर्फ 16 प्रश्न पूछने हैं। जैसे कि 10 प्रश्न तो पूछने हैं, लेकिन एमपीपीएससी का ये फेवरेट टॉपिक है। तो चूंकि एमपीपीएससी का ये फेवरेट टॉपिक है, अतः एमपीपीएससी इसमें 10 से ज्यादा प्रश्न हमेशा पूछती है। ठीक है, जब सिर्फ जनजाति यूनिट थी, जो ये पहले यूनिट का एक पार्ट हुआ करता था, तब भी एमपीपीएससी मध्य प्रदेश की जनजातियों से 2 या 3 प्रश्न हमेशा से पूछती रही है। अतः मध्य प्रदेश का हमेशा से ही फेवरेट टॉपिक रहा है। अब क्योंकि हमारे सिलेबस में ये यूनिट पूरी की पूरी 10th यूनिट के नाम से जोड़ दी गई है, अब 10th यूनिट पूरी चुकी यही है, अतः हमारे सिलेबस में इससे प्रश्न तय है। और एक और मैं बात आपको बताता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, जनजाति यूनिट एकमात्र यूनिट ऐसी है जिसमें एमपीपीएससी सीधे प्रश्न पूछता है आपके टॉपिक से, अर्थात इसमें कोई घुमा के प्रश्न नहीं होते। एक छोटा सा सिलेबस होता है, लेकिन अगर इस छोटे से सिलेबस को हमने अध्ययन कर लिया गहराई से, हमने अगर इसका अध्ययन कर लिया विस्तार से, तो यह जो सिलेबस है हमारे एमपीपीएससी में सिलेक्शन में मुख्य भूमिका निभाता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस यूनिट को पढ़ने के बाद अगर एमपीपीएससी इस यूनिट से मान लीजिए 15 प्रश्न पूछती है, तो 13 से 14 प्रश्न तो सिर्फ और सीधे के सीधे आपके लेक्चर से ही आएंगे। अर्थात आपको लेक्चर के अलावा किसी भी पुस्तक, किसी भी अन्य चीजों को, अध्ययन सामग्री की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, अर्थात अगर आपने लेक्चर को सिर्फ ध्यान से पढ़ लिया, कॉपी पेन उठा के इसका अध्ययन कर लिया, तो आपको अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ बेसिक पढ़ाई करके ही आप इसको पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है इस सिलेबस में, ध्यान दीजिए। एमपीपीएससी ने 10वीं यूनिट जो जोड़ी है हमारे सिलेबस में,
इस चीज को आप सिलेबस को समझिए, है ना, कैसे हम पढ़ने वाले हैं आगे, इस सिलेबस को आप समझते चलिए। ये सब पहला पार्ट है इसका, मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार। ठीक है, जनजातियों का भौगोलिक विस्तार कहने का तात्पर्य क्या है? क्योंकि हमारा मध्य प्रदेश एक जनजातीय बाहुल्य राज्य है ना। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे मध्य प्रदेश में जनजातियों की जनसंख्या 1,53,16,784 थी, जो हमारी मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 21%, 21.1% थी। अर्थात हमारे मध्य प्रदेश का हर पांचवा व्यक्ति जो है वो जनजातीय समाज से है। क्लियर? तो जनजातियां हमारे लिए अति इंपॉर्टेंट, अति महत्वपूर्ण होती हैं। और हम चूंकि लोकतंत्र में निवास कर रहे हैं, लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण यह होता है कि अंतिम पर बैठे व्यक्ति का, समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति का उत्थान हो। और समाज में जनजातीय समाज जो होता है वह समाज के अंतिम सिरे पर बैठा व्यक्ति होता है, क्योंकि वह प्राकृतिक समस्याओं से, भौतिक समस्याओं से, आर्थिक और सामाजिक कई प्रकार की रूढ़ियों, मान्यताओं और प्रथाओं से ग्रसित होता है। अशिक्षा के कारण, स्वास्थ्य समस्याओं के कारण उनके जीवन में बहुत अधिक समस्याएं होती हैं। अतः आवश्यक है कि उनके जीवन में उत्थान लाया जाए। जब आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनोगे तो आपके लिए सबसे पहला कर्तव्य इन्हीं व्यक्तियों का कल्याण करना होगा, इन्हीं के उत्थान के लिए कार्य करना होगा, इन्हीं की सुरक्षा और स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए आपको कार्य करना होगा। अब चूंकि इनके लिए कार्य करना है, अतः सिलेबस में एक मेरे अनुसार ये एमपीपीएससी द्वारा उठाया गया एक बड़ा ही स्वागत योग्य कदम है। क्लियर? दो दृष्टिकोण से मैं आपको बताता हूं। पहला दृष्टिकोण ये स्वागत योग्य कदम इसलिए है क्योंकि पहली चीज तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि जनजातीय समाज, अगर आपने इसके बारे में विस्तार से अध्ययन कर लिया तो जब आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे तो इनके कल्याण के लिए आप बहुत बेहतरीन तरीके से कार्य कर पाएंगे। और दूसरा एक बहुत प्रैक्टिकल वे में बताता हूं मैं आपको, एमपीपीएससी में ना क्योंकि भाषा की कोई सीमाएं नहीं, जैसे गुजरात पीएससी में गुजराती बोलने वाले लोगों की एंट्री होती है क्योंकि गुजराती एक कंपलसरी भाषा है। महाराष्ट्र पीएससी में जब आप देखोगे तो मराठी एक कंपलसरी भाषा होती है ना, जिसको सीखना प्राय अन्य राज्यों के लिए कठिन होता है या असंभव सा होता है। ऐसे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी एक भाषा के रूप में स्थापित की गई। हमारे मध्य प्रदेश में ऐसी कोई भाषा ही नहीं थी जो हम सिलेबस में डाल सके, क्योंकि हम हिंदी भाषी राज्य हैं। अतः हमारे राज्य में ना एमपीपीएससी की परीक्षाएं अन्य राज्यों के छात्र भी लगातार देते हैं। अब थोड़ा सा हम चाहते थे कि एमपीपीएससी में सिलेक्शन उन्हीं छात्रों को हो जो मध्य प्रदेश का विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हो। मध्य प्रदेश, क्योंकि आप काम मध्य प्रदेश में करना है, अतः मध्य प्रदेश के छात्रों को अन्य राज्यों से डिफरेंशिएट करने के लिए, अलग करने के लिए आवश्यकता कि कुछ ऐसा सिलेबस में रखा जाए जो एमपी के लिए बहुत जरूरी है। अतः ये जनजाति वाली यूनिट इसी प्रकार की यूनिट है। अब आपको बैगा, सहरिया, भारिया, कोल, गोंड, भील, भिलाला, बंजारा, इन सबके बारे में विस्तार से पढ़ना ही होगा। अगर आप इनके बारे में विस्तार से नहीं पढ़ेंगे तो आप इनके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तो ये है हमारा सिलेबस। अब हम आते हैं सिलेबस पर डिस्कस करने के लिए। ठीक है, तो पहला पार्ट क्या है? जनजातियों का भौगोलिक विस्तार। हमारे मध्य प्रदेश में कितनी जनजातियां हैं, किन किन क्षेत्रों में निवास करती हैं, उनकी क्या भौगोलिक स्थिति है, इनके बारे में जानना है। फिर दूसरा पार्ट आता है, ये पहला पार्ट हो गया। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या आता है? जनजातियों से जुड़े कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के तात्पर्य क्या है ना? ट्राइबल्स के रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, इट मींस दैट कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बी.आर. अम्बेडकर द्वारा निर्मित एक महत्वपूर्ण, एक आदर्श ग्रंथ है समाज का, और चूंकि इस ग्रंथ में अंत्योदय की भावना है, महात्मा गांधी की अंत्योदय की भावना, और इस अंत्योदय की भावना में क्या होता है? सबका, सबसे नीचे पारे पर बैठे व्यक्ति का कल्याण करना। अब सबसे नीचे वाले व्यक्ति का कल्याण करना है तो अतः जरूरी है कि उनके बारे में जानना। तो संविधान के किन प्रावधानों के तहत इसका कल्याण सुनिश्चित किया गया है, इन प्रावधानों को हम जानेंगे। तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां। ठीक है, इसमें हम मध्य प्रदेश में, हमारे मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर 43 टाइप्स है जनजातियों के। कितने टाइप्स है? 43। तो इन टाइप्स को जानेंगे, जनजातियों के बारे में विशेष रूप से, है ना, कौन कौन से टाइप्स है जनजातियों के। और सिर्फ यहाँ पे जानना नहीं है,
विस्तार से जानना है। इसका तात्पर्य क्या है कि आपको इनका कल्चर पता होना चाहिए, इनके हेरिटेज पता होना चाहिए, इनके फोक डांस, फोक लिटरेचर, इनके बाद इनकी बोलियां, इन सब के बारे में आपको विस्तार से पता होना चाहिए। फिर 3 जनजातियां हमारी सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजातियां घोषित की गई हैं। तो तीसरा चैप्टर जो होगा वो मध्य प्रदेश की जनजातियों के, चौथा नंबर पे होगा मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियों के संदर्भ में। पांचवा है ना, 3 जनजातियां कौन कौन सी मैं आपको विस्तार से आगे पढ़ाऊंगा। ये जनजातियां है बैगा, दूसरी जनजाति है सहरिया और तीसरी जनजाति है भारिया। तो इनके बारे में क्या सरकार अलग से कर रही है, तो कि यह समाज के सबसे पिछड़े, जनजातीय समाज तो प्रायः पिछड़ा होता है, लेकिन ये जनजातीय समाज में भी समाज के सबसे पिछड़े लोग हैं। तो इनके कल्याण के लिए सरकार द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है, कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है, इन चीजों के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। क्लियर। फिर अगला टॉपिक क्या आएगा, मध्य प्रदेश में घुमंतु जनजातियां। अब घुमंतु जनजातियां क्या होती हैं? घुमंतु जनजातियां जनजातियों से इतर एक अलग जनजातियां हैं। क्या जनजातियां हैं? जो प्रायः अपने रोजगार, आवास, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा आदि के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक लगातार प्रवास कर रहे थे। अभी तक हम मध्य प्रदेश की जनजातियों के स्थायी निवास के बारे में पढ़ रहे थे, भौगोलिक विस्तार। अब यहाँ पे क्या आएंगे, यहाँ पे हमें पढ़ना है जनजातियों के संबंध में ऐसी जनजातियां जो एक स्थान पर रहती ही नहीं है ना, घुमंतु, अर्धघुमंतु और घुमक्कड़ जनजातियां। इनका इतिहास जानेंगे, क्या है, कब से ये घुमंतु जनजातियां भारत और मध्य प्रदेश में हमारे निवास कर रही हैं और किन स्थानों में अक्सर देखने के लिए हमें मिलती हैं। फिर जनजातियों के कल्याण के लिए योजनाएं। हमारी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लगातार जनजातीय कल्याण के लिए कार्य किया जा रहा है। जनजातीय कल्याण के लिए कई प्रकार की स्कीमें संचालित की जा रही है। तो इन स्कीम्स के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। ये टॉपिक जो होगा ना आपका 5वें नंबर का टॉपिक है ना। अच्छा, 5वां तो ये घुमंतु जनजातियां और ये 6वें नंबर का टॉपिक। 6th नंबर का टॉपिक होगा, ये हम सबसे लास्ट में करेंगे, इस चैप्टर के ना सबसे लास्ट में करेंगे। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक जो होता है वो करंट अफेयर से रिलेटेड होता है। हम जिस दिन तक इसकी क्लास करेंगे हम चाहेंगे कि उसके 4 घंटे पहले तक भी अगर मध्य प्रदेश सरकार ने कोई नई स्कीम लॉन्च की है, कोई कल्याणकारी कार्यक्रम लॉन्च किया है, तो उस कार्यक्रम के बारे में हम जाने और हम अपने सिलेबस में उसको शामिल करें। ये यूनिट आप ध्यान दीजिए, सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा के लिए ही जरूरी नहीं है। हालांकि हम पहले प्रारंभिक परीक्षा रहे हैं, लेकिन जान लीजिए अगर आपने प्रारंभिक परीक्षा में इस यूनिट का विस्तार से अध्ययन कर लिया तो आप इसको मेंस परीक्षा में भी और अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे। क्लियर। तो ये 6 हो गए। ठीक है, 7वें नंबर पे क्या, मध्य प्रदेश में जनजातीय संस्कृति है ना। अब यहाँ पे देखिए, जब हम जनजातियां पढ़ेंगे ना तो उसके बारे में, जनजातियों के कल्चर अलग से हमें जानना होगा। जैसे जनजातियों की परंपराएं, हर जनजाति की अपनी विशिष्ट परंपराएं होती है। आगे मैं आपको जनजातियों की परिभाषा बताऊंगा, जब मैं बताऊंगा आपको कि जनजातियां जो पहचानी ही जाती हैं अपने विशिष्ट परंपराओं के लिए, विशिष्ट रीति रिवाजों के लिए, तो ये जनजातीय परंपराएं कौन कौन सी हैं। फिर जनजातीय विशिष्ट कलाएं, इन कलाओं के अंतर्गत जनजातीय नृत्य कला, जनजातीय चित्रकला, जनजातीय नाट्य कला, जनजातीय गायन कला है ना। इस प्रकार की कुछ कलाएं हैं जो जनजातीय समाज को डिफरेंशिएट करती है अन्य समाज से। ठीक है, तो हम इन जनजातीय कलाओं के बारे में यहाँ पे विस्तार से जानेंगे। ठीक है, फिर अगला जनजातियों के त्योहार, कौन कौन से पर्व है। हर जनजाति के अपने कुछ विशिष्ट पर्व और त्योहार होते हैं। क्लियर। तो हम इन त्योहारों को यहाँ पे जानेंगे है ना। त्योहार में उत्सव पर्व एक ही होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जनजातियों की भाषाएं और बोलियां, यहाँ पे ध्यान दीजिए, हर जनजाति अपनी विशिष्ट बोली के लिए जानी जाती है। जैसे भील समाज में जो बोली बोली जाती है उसको भीली बोली कहते हैं। ठीक है, गोंडों के द्वारा बोली जाने वाली बोली जो है वह गोंडी बोली कहलाती है। गोंडी बोली लगभग तमिल से मिलती जुलती एक बोली है ना। तेलुगु भाषा के भी उसमें कुछ शब्द आते हैं। फिर उसके बाद बैगाओं की बोली है ना, बैगा बोली। भारिया जनजाति की बोली भरनौटी बोली। कोल जनजाति की बोली कोली बोली। तो इन बोलियों के बारे में भी हम, भाषा और बोलियों के बारे में जानेंगे। फिर जनजातियों के संबंध में कुछ लिटरेचर लिखे गए हैं हमारे समाज में, जैसे बेबियल लिपिन की द बैगा,
इस लिटरेचर्स के बारे में हम जानेंगे। तो ये जो चैप्टर है ना आपका 7वां नंबर चैप्टर, ये अपने आप में एक चैप्टर नहीं है। ध्यान दीजिए 7वें नंबर का जो चैप्टर है ना, ये एक प्रकार का चैप्टर का बल्क है। तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं, 7 का 1, 7 का 2, ठीक है, 7 का 3, 7 का 4 और यहाँ पे 7 का 5। इस प्रकार हम अगर देखें तो 7वें चैप्टर के 5 उपभाग हैं। क्लियर? तो 7वां चैप्टर हो गया। फिर 8वें नंबर का जो चैप्टर है ये मध्य प्रदेश के इतिहास से रिलेटेड है। आपको इतिहास फर्स्ट यूनिट में मेरे द्वारा ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है, जहां पे मैं आपको मध्य प्रदेश का इतिहास और मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ाऊंगा, बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा, बहुत विस्तार से पढ़ेंगे हम। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पे क्या है कि जब हम स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ते हैं तो स्वतंत्रता आंदोलन भारतीय जनमानस द्वारा किया गया एक सामूहिक प्रयास था अंग्रेजों को भारत से हटाने के लिए। तो इसमें सिर्फ भारतीय जनमानस में आम जन नहीं, जनजातीय समाज ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। हमारे जनजातीय समाज के अनेक क्रांतिकारी हुए, जैसे आपने टांटिया भील का नाम सुना होगा, है ना, टांटिया मामा, इनमें से कुछ एक थे जिनके हम एक आध दो नाम आपको जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो इनके बारे में, जनजातीय समाज के कुछ सदस्यों के बारे में, तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। ये 8वां चैप्टर आपका ये चैप्टर है जिसमें मध्य प्रदेश की जनजातियों का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान था, कौन कौन से विद्रोह हुए, जैसे भील विद्रोह, गोंड विद्रोह, कोरकू विद्रोह, है ना, कोरकुओं का जंगल सत्याग्रह की जानेंगे। फिर राज्य के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व, ये 8वें के बाद ये 9वां चैप्टर है। इस चैप्टर में क्या है, राज्य के कुछ जनजातीय नायक रहे हैं जिन्होंने स्वतंत्रता के पूर्व और साथ ही स्वतंत्रता के पश्चात राज्य के कल्याण के लिए, जनजातीय समाज के कल्याण के लिए अपना योगदान दिया है। ठीक है, तो 9th चैप्टर आपका जनजातियों से संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व पर रहेगा। अब 10वें नंबर पे क्या, मध्य प्रदेश में प्रमुख जनजातीय संस्थान। ठीक है, अब जनजातियों की कला और संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए मध्य प्रदेश सरकार विभिन्न प्रकार के संस्थानों की स्थापना करती है ना। जैसे पहला एक संस्थान है मध्य प्रदेश के संस्थानों में भारत भवन, इसकी स्थापना भारत भवन न्यास परिषद द्वारा 1982 में की गई थी। यह काम क्या करता है, जनजातीय कला और लोक कलाओं को संरक्षण देता है ना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, ये भी भोपाल में है, ठीक है। तो रविंद्र भवन, ये भी भोपाल में है। तो ऐसे कुछ संस्थान है। इसके अतिरिक्त बादल भोई जनजातीय संग्रहालय छिंदवाड़ा में है। ऐसे करके कई सारे संस्थान है, ठीक है। फिर उसके बाद इन संग्रहालयों के बारे में जानेंगे और संग्रहालयों के बाद प्रकाशन। तो जो आपका 10वां चैप्टर होगा, 10वें के 3 पार्ट होंगे, 10 का 2 और ये 10 का 3, है ना। तो ये 10 का 1, 10 का 2, 10 का 3, ये 3 चैप्टरों में बटा हुआ आपका 10वीं यूनिट है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने आज से लेक्चर पढ़ना स्टार्ट किया है तो आप इस पूरे सिलेबस को चैप्टर वाइज लिख लीजिए, जैसा कि मैंने आपको समझाया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, मैं साइड हो जाता हूं। इस चैप्टर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि आगे आप जब पढ़ने बैठोगे, जब आप पढ़ाई की तैयारी चालू करोगे, सिलेबस को आगे बढ़ाओगे, तो ये चैप्टर आपको सहायक होंगे, ये सिलेबस कि आगे हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। फिर आपके अंतिम चैप्टर आता है आपका मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति और लोक साहित्य। अब ये लोक संस्कृति वाला चैप्टर ना, कहने के लिए तो एक चैप्टर है 11वां और 12वां नंबर पे लोक साहित्य, लेकिन अपने आप में एक विस्तारित चैप्टर है। लोक संस्कृति एक छोटा सा पार्ट नहीं है हमारे सिलेबस का। हमारा मध्य प्रदेश लघु भारत कहलाता है। लघु भारत क्यों कहलाता है? अपनी सांस्कृतिक विविधता की दृष्टि से, ठीक है। अर्थात हमारे मध्य प्रदेश की संस्कृति कोई एक संस्कृति नहीं है, अपितु कई सारी संस्कृतियों का मिश्रण है। क्लियर? इस कारण हम मध्य प्रदेश को लघु भारत की संज्ञा देते हैं। तो लोक संस्कृति में हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, जैसे लोक नृत्य, मध्य प्रदेश के लोक गायन, लोक नाट्य,
लोक चित्र, मध्य प्रदेश में लोक संगीत, है ना, ये 5 मुख्य होते हैं। क्या क्या? मध्य प्रदेश के लोक नाट्य, लोक नृत्य, लोक गीत, फिर लोक चित्रकला, लोक संगीत कला। ठीक है। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में खेल, मनोरंजन के तरीके, मध्य प्रदेश में खान पान, वाद्य यंत्र, मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार, मध्य प्रदेश के प्रमुख संगीतकार, ये सारा का सारा जो चैप्टर आता है ना, वो लोक संस्कृति का ही भाग कहलाता है। क्लियर? तो इस 7-8 टॉपिक्स को हम लोक संस्कृति के तहत पढ़ने वाले हैं। फिर अंतिम चैप्टर होगा मध्य प्रदेश के लोक साहित्यकार। मध्य प्रदेश में कुछ प्रसिद्ध लोक साहित्यकार हुए हैं, जैसे निमाड़ में हुए हैं प्रसिद्ध लोक साहित्यकार संत सिंगा जी, है ना, मालवा में हुए हैं आपके ऋषि भृतहरि, बुंदेलखंड में हुए हैं जगनिक, घाघ, ईश्वरी। ये कुछ मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध लोक साहित्यकार है। ईश्वरी, है ना, जिन्होंने फागों की रचना की, संत सिंगा जी जिन्होंने भजन गाए निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित, घाघ की भड्डरी के नाम से फेमस है, कृषि पंडित थे ये, जगनिक जिन्होंने आला गीत गाए, आला खंड इनकी प्रसिद्ध रचना है। तो ये मध्य प्रदेश के कुछ लोक साहित्यकार है, प्रसिद्ध लोक साहित्यकार, जिनके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो ये है हमारे मध्य प्रदेश का पूरा सिलेबस। आप मेरे से पहले लेक्चर के साथ जुड़िए। हम अंतिम लेक्चर आते आते आपको पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि आपको क्लास में ही पूरा का पूरा सिलेबस तैयार होगा। साथ ही साथ मैं आपको क्लास में ही नोट्स आपके तैयार करवाता जाऊंगा। आपको किसी भी अन्य पुस्तकों की पढ़ने की आवश्यकता इस क्लास के बाद, किसी भी नोट्स को पढ़ने की आवश्यकता इस क्लास के बाद नहीं होगी। हम साथ ही साथ इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी इसमें शामिल करते जाएंगे, जिससे हर चैप्टर के बाद आपको पता होगा कि संबंधित टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। क्लियर? तो हम उसके साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। पूर्व वर्षों में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, हम उन प्रश्नों को शामिल करेंगे, जिससे आपको हर चैप्टर का विस्तार से अध्ययन होगा, है ना। इसमें अगर मध्य प्रदेश में मैं आपको फिर से विश्वास दिलाता हूं कि अगर 15 प्रश्न एमपीपीएससी इस चैप्टर से पूछती है, तो 13 प्रश्न जो होंगे वो हमारे सिलेबस से ही आएंगे। आपको अन्यत्र कुछ अलग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? तो ये हुआ हमारा सिलेबस एमपीपीएससी का। समझ में आया? आप सभी ने नोट डाउन तो कर लिया होगा इसको। चलिए, आज का चैप्टर सिर्फ सिलेबस पर हम नहीं करते, कुछ आपको थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। ठीक है, हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं मध्य प्रदेश में जनजातियां कैसी है। तो जनजातियां जानने से पहले हमें ये जानना होगा, मध्य प्रदेश की जनजातियां जानने से पहले, कि जनजातियां क्या होती हैं, ट्राइबल्स किसे कहते हैं। ठीक है, जनजातियां होता क्या है। देखिए, जनजाति शब्द आपने, मुझे नहीं लगता कि पहले ये शब्द नहीं सुना होगा। अलग अलग समाजशास्त्रियों द्वारा अलग अलग नाम दिया गया। जैसे जीएस घुरिये एक समाजशास्त्री थे, उन्होंने कहा था कि ये पिछड़े हिंदू हैं। ठीक है। दूसरे नंबर पे ठक्कर बापा आए, उन्होंने इसे आदिवासी शब्द दिया। ये आदिवासी शब्द आपने सुन रखा होगा पहले। क्या? आदिवासी। ठीक है। होते क्या है आदिवासी? देखिए, आदिवासी या जनजातीय समाज हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है। प्रायः जनजातियों से तात्पर्य क्या होता है? तो जनजातीय एक सामान्य परिभाषा तो ये बनती है कि जनजातीय समाज का एक ऐसा वर्ग है, जनजातीय समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी अपनी विशिष्ट भाषा होती है, जिनकी अपनी विशिष्ट बोली होती है, जिनके अपने खान पान के तरीके अलग होते हैं, जिनकी अपनी परंपराएं और रीति रिवाज अलग होते हैं, तथा जो सामान्य समाज से अलग प्राय जंगलों में निवास करते हैं। ध्यान दीजिएगा इस शब्द को, जंगलों में निवास करने वाले लोगों का समूह। तो प्राय जो जंगलों में निवास करते हैं जनजाति कहलाते हैं। फिर से रिपीट करता हूं, बोर्ड में लिख देता हूं, इस चीज को आप याद कर लीजिएगा। ये शब्द आपको कई बार रिपीट होगा। क्यों? क्योंकि हम इन्हीं चीजों के बारे में तो जानने पाना है कि इनकी विशिष्ट परंपराएं क्या है, इनकी विशिष्ट बोलियां क्या है, इनके खान पान के तरीके क्या है। क्या हम जो रोटी सब्जी खाते हैं, जैसा भोजन खाते हैं, जनजातीय समाज में भी इसी प्रकार का भोजन है? यदि है तो अलग से कुछ विशिष्ट भोजन क्या? जैसे उदाहरण के तौर पर, जब आप गोंड जनजातियों के क्षेत्र में जाओगे, गोंड और बैगा,
तो उनके द्वारा एक विशेष प्रकार का भोज्य पदार्थ बनाया जाता है जिसे पेज कहते हैं। तो पेज जो है वो सामान्य समाज में खाया जाने वाला भोजन नहीं है। पेज एक सेमी लिक्विड फॉर्म में हलवे के जैसा होता है जो अनाज से बनता है और ये गोंड समाज में विशिष्ट रूप से पाया जाता है। क्लियर? तो खान पान के जो तरीके, तो जनजातीय समाज क्या हुआ आपके लिए? जनजातीय समाज की परिभाषा क्या हुई? समाज का एक ऐसा वर्ग, समाज का एक ऐसा वर्ग, फिर से रिपीट करता हूं, समाज का एक ऐसा वर्ग जिसके अपनी विशिष्ट भाषा होती है, भाषा, ठीक है, बोली और संस्कृति होती है। संस्कृति होती है, ठीक है। अपनी विशिष्ट परंपराएं और रीति रिवाज होते हैं। अपनी विशिष्ट परंपराएं और रीति रिवाज होते हैं। रीति रिवाज होते हैं, ठीक है। अपनी विशिष्ट परंपराएं और रीति रिवाज होते हैं तथा जो सामान्य समाज से अलग, समाज से अलग प्रायः जंगलों में निवास करते हैं। तथा जो सामान्य समाज से अलग प्रायः जंगलों में निवास करते हैं। आदिवासी, है ना, अलग अलग लोगों ने ये अलग अलग नाम दिया। अनुसूचित जनजाति जो शब्द है आगे हम बताएंगे आपको, ये भारतीय संविधान में दिया, भारतीय संविधान में दिया, और क्यों दिया इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करते हैं। आदिवासी या जनजाति कहलाता है, क्या कहते हैं? जनजाति कहलाते हैं, कहलाते हैं। ये बात आपको समझ में आए? अब यहां पे ध्यान दीजिए, जनजातियां हुई कौन? जनजातियां लोगों का एक ऐसा समूह हुआ। क्या हुआ? लोगों का ऐसा वर्ग हुआ, हमारे समाज का ही हिस्सा है, लेकिन हमारे समाज से कुछ अलग विशेषता है, तभी तो हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं। क्या है ये अलग विशेषता है? जनजातीय लोगों का ऐसा वर्ग जिनकी अपनी बोली और भाषा विशिष्ट होती है ना, बोली और भाषा विशिष्ट होती है। विशिष्ट मतलब एक सामान्य बोली जो पूरे समाज में बोली जाती है, जैसे बुंदेलखंड में बोली जाती है बुंदेली, मालवा में बोली जाती है मालवी, है ना, निमाड़ी में बोली जाती है निमाड़ी। लेकिन अगर मालवी बोली के होते हुए भी मालवा के कुछ क्षेत्रों में कुछ अलग बोली, जैसे भेली बोली बोली जाए जो मालवी से बिल्कुल अलग है, तो ऐसी बोली को हम क्या कहते हैं? जनजातीय बोली। और सामान्य स्तर भीली बोली, है ना, जैसे सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्रों में कोरकू जनजाति कोरकू बोली, छिंदवाड़ा में बोली जाती है बुंदेली, लेकिन छिंदवाड़ा के पातालकोट में भारिया जनजाति जिस बोली को बोलते हैं उसे अपन क्या कहते हैं? भरनौटी बोली, ठीक है। गोंड जनजाति की बोली गोंडी बोली। तो ये विशिष्ट भाषा और बोली होती है। फिर उसके बाद इनके कल्चर अलग होते हैं। कल्चर कैसे? खान पान रहन सहन के तरीके अलग होते हैं, इनकी परंपराएं और रीति रिवाज अलग होते हैं, मतलब इनके अपने खुद के भगवान होते हैं, है ना, परंपराएं होती हैं, त्योहार होते हैं। जैसे गोंड जनजाति में एक विशिष्ट प्रकार के भगवान है आपके बूढ़ादेव। बैगा जनजाति में एक कुल देवी होती है खैर माई। अर्थात बूढ़ादेव की सामान्य समाज में हम पूजा नहीं कर रहे हैं,
लेकिन बूढ़ादेव की पहचान किससे है? गोंड जनजाति से है। तो ऐसे आपके विशिष्ट रीति रिवाज होते हैं। जो सामान्य समाज से अलग तथा जो सामान्य समाज से अलग मतलब क्या हुआ कि एक समाज जो प्रायः संगठित होकर गांव और शहरों की ओर रहते हैं, कुछ गांव में कुछ शहरों में। गांव में रहने वाले समाज को हम ग्रामीण समाज और शहरों में रहने वाले लोगों को शहरी समाज या शहरी समुदाय की हम संज्ञा देते हैं, शहरी समुदाय हम कहते हैं। किंतु इनसे अलग होकर जब कोई जंगलों में रहने वाले लोग होते हैं, प्रकृति की निकटता होती है, और सिर्फ निकटता नहीं होती, ये अपनी आजीविका के लिए जंगल पर निर्भर होते हैं। यहाँ जंगल से कंदमूल तोड़कर जीवन यापन करते हैं। जैसे एक जनजाति है हमारे मध्य प्रदेश की, आगे हम पढ़ेंगे, सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? सहरिया जनजाति का मुख्य व्यवसाय है जंगलों से जड़ी बूटी को कलेक्ट करना और उनको शहरों में ले जाकर बेचना। इनको शहरों में जड़ी बूटियों की विशिष्ट पहचान होती है। अक्सर आपने अपने शहरों और गांवों में दूर चौपाल लगाकर, टेंट ऐसे छोटा सा तंबू लगाकर कुछ आदिवासी समुदाय के लोगों को जड़ी बूटियां बेचते देखा होगा। ये जड़ी बूटियों में कई प्रकार के इलाज उपलब्ध कराते हैं। जैसे आपको किसी भी प्रकार की अलग आप बीमारी लेकर जाओ तो इनके पास कुछ इलाज होते हैं इन बीमारियों के। तो इन बीमारियों के जो इलाज उपलब्ध कराए जाते हैं वो इन जनजातियों, सहरिया जनजाति, वो कहां से लाती है? जड़ी बूटियां, जंगलों से। एक जनजाति आपने देखी होगी जो इतना बड़ा स्टील का या प्लास्टिक का टब लिए होते हैं, है ना, और उसमें एक तेल निकाल कर बेचते हैं। वो कहते हैं कि उस तेल को लगा लो तो दर्द का इलाज या कई प्रकार की बीमारियों का इलाज हो जाता है। आपने वो तेल अक्सर देखा होगा। अगर आप कभी बस या ट्रेन से यात्रा करो तो स्टेशनों पे, बस स्टॉप पे ऐसे तेल बेचने वाले लोग मिल जाएंगे, छोटी छोटी शीशियों में भरकर वो तेल बेचते हैं। ये होते कौन है? ये मध्य प्रदेश में पारधी ट्राइबल के लोग होते हैं जो शीशियों में तेल भरकर बेचते हैं, जिसे सीसी पारधी के नाम से जाना जाता है। तो ये जनजातीय समाज क्या होता है? प्रकृति से जुड़े बस नहीं होते, अपनी आजीविका के लिए प्रकृति पर निर्भर भी होते हैं। ऐसे लोगों को ही क्या कहा जाता है? जनजातीय कहा जाता है। समझ में आई बात? तो जनजातीय शब्द आपको इतना विस्तार से समझाने के कारण क्या है कि हमारा का पूरा चैप्टर ही जनजातियों पर केंद्रित है, जहां पे हम जनजातियों के बारे में विस्तार से जानते हैं। क्लियर? अब आगे कहानी देखते हैं हम। ठीक है, अब देखिए मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में अब देखते हैं मध्य प्रदेश में कैसा है। देखिए, मध्य प्रदेश हमारा एक जनजातीय बाहुल्य राज्य है, अर्थात हमारे मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 21.1% क्या है? जनजाति है। वैसे इसके पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज और बताता हूँ। पहले जनजातियों में प्रवेश करने से पहले हमारे मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति कैसी है? लोक संस्कृति शॉर्ट में बताता हूँ। जब मैंने बताया ना कि 10वें चैप्टर में लोक संस्कृति में पहुंचेंगे तो इस चीज को मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। यहाँ पे जानना जरूरी है जनजातीय संस्कृति जानने से पहले। देखिए, मध्य प्रदेश हमारा सांस्कृतिक दृष्टि से एक विविधतापूर्ण राज्य है। मध्य प्रदेश सांस्कृतिक दृष्टि से क्या विविधतापूर्ण राज्य है। हमारे मध्य प्रदेश में कोई एक संस्कृति नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप गुजरात जाओ तो गुजराती संस्कृति, महाराष्ट्र जाओ तो मराठी संस्कृति, लेकिन मध्य प्रदेश अपने आप में हम किसी एक संस्कृति को मध्य प्रदेश की संस्कृति नहीं कहते। मध्य प्रदेश की संस्कृति कई सारी संस्कृतियों का मिश्रण है। हमारा मध्य प्रदेश एक लैंडलॉक स्टेट है, भू-आवेष्टित राज्य है। लैंडलॉक स्टेट क्या होता है? ऐसा राज्य जो समुद्र सीमा को स्पर्श नहीं करता, चारों ओर भूमियों से घिरा हुआ प्रदेश है। हम जानते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश के पश्चिम में क्या है? यहाँ पे गुजरात, ठीक है। उत्तर पश्चिम में क्या है? यहाँ पर राजस्थान। उत्तर पूर्व में क्या है? यहाँ पे उत्तर प्रदेश। पूर्व में क्या है हमारे मध्य प्रदेश की? यहाँ पे छत्तीसगढ़। और दक्षिण में क्या है हमारे मध्य प्रदेश के? महाराष्ट्र। ये क्लियर है ना आपको? महाराष्ट्र। अब इन समस्त संस्कृतियों का प्रभाव हमारे मध्य प्रदेश पर पड़ा है। इस कारण मध्य प्रदेश अपने आप में कोई एक संस्कृति ना होकर कई सारी संस्कृतियों का मिश्रण है ना। इसलिए मध्य प्रदेश का एक उपनाम, हमारे मध्य प्रदेश के कई सारे उपनाम हैं, ये तो आप जानते ही हो। क्या क्या उपनाम है हमारे मध्य प्रदेश के? हमारे मध्य प्रदेश के उपनामों की अगर आप चर्चा करो
तो मध्य प्रदेश का एक उपनाम क्या है? सोया प्रदेश। कहते हैं मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश। क्यों कहते हैं सोया प्रदेश? क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में सोयाबीन बहुत अच्छा होता है। हमारे देश के कुल सोयाबीन उत्पादन का लगभग 50% हम मध्य प्रदेश में उत्पादन करते हैं, इसलिए हम मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहते हैं। मध्य प्रदेश का एक नाम क्या है? टाइगर स्टेट। टाइगर स्टेट क्यों कहते हैं मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट? क्योंकि पूरे देश में बाघ गणना में मध्य प्रदेश हमारा प्रथम स्थान पर है। सर्वाधिक बाघों की संख्या हमारे मध्य प्रदेश में है, इसलिए हम मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं। एक मध्य प्रदेश का उपनाम है नदियों का मायका। नदियों का मायका क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश से 200 से अधिक नदियों का उद्गम होता है, इस कारण हम मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहते हैं। ठीक है, फिर एक और उपनाम क्या है? हृदय प्रदेश। चूंकि भारत के मध्य में स्थित है, इस कारण हम मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं? हृदय प्रदेश, है ना। यह नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था, हृदय प्रदेश। एक और उपनाम है मध्य प्रदेश का, लघु भारत। अब प्रश्न उठता है कि मध्य प्रदेश को लघु भारत क्यों कहते हैं? ध्यान दीजिए, जिस प्रकार भारत, इसका उत्तर समझिएगा, जिस प्रकार भारत कोई एक संस्कृति नहीं है, भारत एक विविधताओं वाला देश है। हमारे भारत में 200 से अधिक बोलियां और भाषाएं प्रचलित हैं। ठीक है, सांस्कृतिक दृष्टि से भारत कई सारी संस्कृतियों का मिश्रण है, आत्मसात किए हुए है ना। कई सारे आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किया और भारतीय संस्कृति को प्रभावित किया और प्रभावित उससे हुए। बौद्ध और जैन धर्मों की जन्म स्थली है हमारा भारत। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, भारत में और क्या विविधता? धार्मिक आधार पर आप देखो, कई सारे धर्म और संप्रदायों के लोग हमारे भारत में रहते हैं। इस कारण भारत एक विशेष प्रकार की संस्कृति है, जिसे हम क्या कहते हैं? भारतीय संस्कृति, अपनी विशिष्ट पहचान ली है। हमारा मध्य प्रदेश भी लगभग ऐसा ही है। कैसा? मध्य प्रदेश अपने आप में एक संस्कृति ना होकर कई सारी संस्कृतियों का मिश्रण है। हमारे मध्य प्रदेश में अनेक प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं, है ना। कुछ मुख्य बोलियां और कुछ जनजातीय बोलियां। मध्य प्रदेश में कई सारी संस्कृतियों के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। क्लियर? इस कारण मध्य प्रदेश का एक उपनाम क्या पड़ता है? लघु भारत। ये कल्चर वाला क्वेश्चन है आपका। अब मध्य प्रदेश में क्या सांस्कृतिक विविधता है, ये देखना है। इसको सिर्फ समझ लो, इसको नोट डाउन मत करना, ठीक है। महत्वपूर्ण नहीं है। जब महत्वपूर्ण होगा, जब लोक संस्कृति होगा, तो मैं इस चीज को आपको और विस्तार से समझाऊंगा। यहाँ सिर्फ शॉर्ट में जानो। क्यों? क्योंकि इसको जाने बिना हम जनजातीय संस्कृति को बहुत अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। ये बैकग्राउंड तैयार करता है जनजातीय संस्कृति का। देखिए, हमारा मध्य प्रदेश, जैसा कि मैंने आपको बताया, कई सारी संस्कृतियों का मिश्रण है। इन संस्कृतियों के बारे में अब देखते हैं कौन कौन सी। मध्य प्रदेश का यह क्षेत्र देखिए, यहां से चालू होता है ये वाला क्षेत्र, इसको निमाड़ अंचल कहा जाता है। अब देखिए, निमाड़ कोई भौगोलिक टुकड़ा नहीं है। भौगोलिक दृष्टि से ये क्षेत्र क्या होता है? अरावली पर्वत श्रेणी वाला क्षेत्र है। अरावली नहीं, सॉरी, राजपीपला पर्वत श्रेणी वाला क्षेत्र है ना। लेकिन निमाड़ अपने आप में एक संस्कृति है। यहाँ पे बोली जाने वाली बोली को निमाड़ी बोली कहते हैं। तो मध्य प्रदेश की संस्कृति मूल रूप से देखिए 5 भागों में बांटी गई है। कौन कौन से 5 भाग है? पहली संस्कृति को कहते हैं निमाड़ी संस्कृति। पहली संस्कृति को क्या कहते हैं हम? निमाड़ी संस्कृति। दूसरी संस्कृति क्या है? मालवी संस्कृति। तीसरी संस्कृति क्या है? बुंदेली संस्कृति। चौथी संस्कृति क्या है? बघेली संस्कृति। और पांचवी क्या है? जनजातीय संस्कृति। अर्थात मध्य प्रदेश अपने आप में कोई एक संस्कृति ना होकर कई सारी संस्कृतियों का मिश्रण है ना। अब यह संस्कृति कहाँ? देखिए, दक्षिण पश्चिम निमाड़ क्षेत्र में मेरी संस्कृति, इसको निमाड़ी संस्कृति कहते हैं। ठीक है, इसकी खास बात क्या होती है? यहाँ बोली जाने वाली बोली निमाड़ी बोली, जिसे दक्षिणी राजस्थानी बोली भी कहा जाता है।
क्लियर। यहाँ पे मुख्य पर्व क्या है, तो आप देखोगे तो यहाँ पे गम्मत होता है, मुख्य नाट्य है ना। यहाँ पे कलगी तुर्रा जैसे गीत होते हैं। यहाँ पे लोक नाट्य कौन से होते हैं, तो गम्मत जैसे मैंने आपको बताया, लोकगीत होते हैं, कलगी तुर्रा होते हैं, पर्व होते हैं, गणगौर जैसे पर्व होते हैं। तो ऐसे खास विशेषता लिए हुए हैं। फिर दूसरी संस्कृति क्या, मालवी। देखिए मालवी संस्कृति कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में पश्चिम मालवा क्षेत्र, ये पूरा का पूरा क्षेत्र, यहाँ पे संस्कृति है। अच्छा, मैं आपको ज्योग्राफिकल मैप नहीं समझा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। ज्योग्राफी में मालवा लगभग यहाँ तक विस्तार होता है, लेकिन सांस्कृतिक आधार पर मालवा का क्षेत्र केवल इतना है। ये संस्कृति क्या कहलाती है, मालवी संस्कृति। मालव जनजाति के नाम पर इस संस्कृति का नाम मालवी संस्कृति पड़ा। यहाँ पे बोली जाने वाली बोली को मालवी बोली कहते हैं। तीसरी संस्कृति कौन सी है मध्य प्रदेश की, तो तीसरी आपकी बघेली संस्कृति। अच्छा, बघेली में पहले बता रहा हूँ बघेली का क्यों, क्योंकि मैं आगे आपको बताता हूँ। इस क्षेत्र में बघेली बोली बोली जाती है, बघेल राजाओं के कारण इस संस्कृति को बघेली संस्कृति कहा जाता है। बुंदेली संस्कृति मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र पर उत्तर से दक्षिण तक। एक प्रश्न आया था एक बार व्यापम की किसी परीक्षा में आया था कि मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में कौन सी बोली बोली जाती है। ठीक है, एक मिनट आप सोचिए और आंसर कीजिए, तब तक मैं पानी पी लूं। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, एक बार एक परीक्षा में प्रश्न आया था कि बैतूल जिले में कौन सी बोली बोली जाती है। क्लियर। अब ध्यान दीजिए, अगर आप ज्योग्राफिकल दृष्टि से देखोगे तो बुंदेलखंड कहाँ पे है, भौगोलिक दृष्टि से ये वाला हिस्सा और यहां से ये वाला हिस्सा, इसको ही आप क्या कहते हो, बुंदेलखंड। लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि से अगर आप बात करो तो मध्य प्रदेश में यहां से लेकर ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये बुंदेली संस्कृति के अधीन आता है। बैतूल जिले में बुंदेली बोली बोली जाती है, बुंदेलखंडी। छिंदवाड़ा में कौन सी बोली बोली जाती है, छिंदवाड़ा में बुंदेली बोली बोली जाती है। क्लियर। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र क्या है, बुंदेली संस्कृति। और एक पांचवा पार्ट जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जिसको बताना मुख्य उद्देश्य था मेरा, जनजातीय संस्कृति। मध्य प्रदेश में मैंने बताया कि पांचवा हिस्सा जनसंख्या का जनजातियां हैं जिनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति है। ये संस्कृति कहाँ कहाँ पे है, तो पश्चिम अगर मालवा में चले जाओ तो यहाँ पे एक आपको संस्कृति मिलेगी, है ना, इसको कहेंगे हम भीली संस्कृति। कौन सी संस्कृति, भीली संस्कृति। फिर यहाँ पे चले जाओ आप तो यहाँ पे बंजारा संस्कृति, यहाँ पे चले जाओ तो पारधी संस्कृति, यहाँ पे चले जाओ तो सहरियाई संस्कृति। ठीक है। फिर यहाँ पे चले जाओ तो कवार या सौर संस्कृति। फिर इस क्षेत्र में बैगा संस्कृति, इस क्षेत्र में गोंड संस्कृति। अभी आप सिर्फ सुन लीजिए, इसको मैं आपको विस्तार से लिखाने वाला हूँ। ठीक है। फिर इस क्षेत्र में कोल जनजाति, कोल संस्कृति। यहाँ पे अगरिया जनजाति, अगरिया संस्कृति। ठीक है। तो इस प्रकार अगर आप देखो तो कई सारे सांस्कृतिक केंद्र हमें जनजातियों के अलग अलग मिलेंगे, और ये अलग अलग हमारे मध्य प्रदेश की जनजातियां हैं। ठीक है। तो इस संस्कृति को क्या कहते हैं, जनजातीय संस्कृति। अब ध्यान दीजिए, मध्य प्रदेश का सांस्कृतिक स्वरूप मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा, पांचों। ठीक है, पूरा चैप्टर है ये। सिर्फ यहाँ पे बताने का उद्देश्य क्या था कि पांचवा हिस्सा क्या है, जनजातीय संस्कृति। ठीक है। जनजातीय क्या होती है, मैंने आज परिभाषा में क्या बताया आपको कि जनजातीय लोगों का एक ऐसा समूह, एक ऐसा वर्ग है जिनकी अपनी विशिष्ट भाषा, बोली और संस्कृति होती है, रीति रिवाज, खान पान और रहन सहन के विशिष्ट तरीके होते हैं, तथा जो सामान्य समाज से अलग प्रायः जंगलों में निवास करते हैं, ऐसे लोगों को जनजातियां कहा जाता है। क्लियर। अब मध्य प्रदेश की बात करूं तो हमारे मध्य प्रदेश में कुल जनजातियां कितनी हैं, 43 प्रकार की जनजातियां निवास करती हैं। इनकी अलग अलग परिभाषाएं हैं। अच्छा, परिभाषाओं में अगर आप देखो तो मैंने जो बताया वो एक कॉमन परिभाषा है, अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों ने परिभाषा दी है। जैसे इंपीरियल गजेटियर के अनुसार जनजातियां क्या होती हैं, तो देखिए लगभग वही बात कर रहे हैं। जनजातीय परिवार या परिवारों का एक ऐसा समुदाय है। ठीक है, क्या है, परिवारों का एक ऐसा समुदाय। ठीक है, जिसका एक सामान्य नाम होता है, पहली पहचान। हर जनजाति का अपना क्या होता है, एक नाम होता है।
जैसे भील, गोंड, कोल, कोरकू, बैगा, सहरिया, भारिया, कवार, कंजर। ठीक है, अपना क्या हुआ, एक नाम हुआ। एक सामान्य बोली बोलते हैं, मैंने बताया हर जनजाति की अपनी बोली होती है, जो एक सामान्य भूभाग पर रहने का दावा करते हैं, जो एक निश्चित क्षेत्र, प्रायः ये क्षेत्र जंगल होते हैं, क्लियर, और जो हमेशा अंतर्विवाह नहीं करता। अंतर्विवाह मतलब प्राय जनजातीय समाज में भी समगोत्रीय विवाह वर्जित होता है, तो बहिर्गोत्रीय विवाह ही करते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, जनजातियां कहा जाता है। क्या कहते हैं ऐसे लोगों को, जनजातियां। ठीक है, एक और परिभाषा है मडॉक के अनुसार। मडॉक साहब क्या कहते हैं कि एक सामाजिक समूह जिसकी एक अलग भाषा होती है, सेम वही बात कह रहे हैं, तथा भिन्न संस्कृति एवं स्वतंत्र राजनीतिक संगठन होता है। आगे मैं आपको इनके राजनीतिक संगठन के बारे में भी बताऊंगा। भारत सरकार द्वारा जनजातियों के राजनीतिक संगठन को स्थायित्व प्रदान करने के लिए एक बाकायदा कानून बनाया गया है, भूरिया समिति की सिफारिश पर। इस कानून को क्या कहते हैं, पेशा कानून, PESA। क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरिया, जिसमें जनजातीय पंचायतों को संवैधानिक मान्यता दी गई। जैसे कोल जनजाति जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे आपको बताऊंगा कि कोल जनजाति की अपनी एक पंचायत होती है जिसे हम गोहिया कहते हैं। क्या कहते हैं, गोहिया। तो ये अपनी क्या होती है, एक विशिष्ट पंचायतें होती हैं। तो क्या हुआ, एक सामान्य सामाजिक समूह है जिसकी एक अलग भाषा होती है, अलग संस्कृति होती है, तथा स्वतंत्र राजनीतिक संगठन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जनजाति कहते हैं। क्लियर। एक आध दो और परिभाषा देख लो, हालांकि सब में कहे एक ही बात रहे हैं। ठीक है, एक मिनट। गिलिन एवं गिलिन साहब क्या कहते हैं, स्थानीय आदिम समूहों में किसी भी समूह के जो एक सामान्य क्षेत्र में रहता, फिर से, स्थानीय आदिम समूहों में किसी भी समूह की जो एक सामान्य क्षेत्र में रहता है, एक सामान्य भाषा बोलता हो, एक सामान्य संस्कृति का अनुसरण करता हो, जनजाति कहलाता है। सेम वही बात, एक सामान्य क्षेत्र हो जिसका, है ना, एक सामान्य बोली बोलता हो, भाषा बोलता हो, और साथ ही साथ क्या है, एक सामान्य संस्कृति का अनुसरण करता हो। इस संस्कृति को मैंने आपको पहले बताया जनजातीय संस्कृति कहते हैं। ठीक है, मजूमदार साहब क्या कहते हैं कि अलग अलग समाजशास्त्री हैं जिन्होंने जनजातियों पर विस्तार से अध्ययन किया। जब हम जनजातीय साहित्य पढ़ेंगे ना, तो इनकी पुस्तकों के बारे में भी हम वहां पे चर्चा करेंगे। ठीक है, एक जनजाति अनेक परिवारों के समूह का एक संकलन है, कई परिवारों का समूह का संकलन है, जिसका एक सामान्य नाम, फिर वही बात, क्या बोले पहली बात, एक सामान्य नाम, एक सामान्य नाम होता है, जिनके सदस्य एक निश्चित भूभाग पर रहते हैं। तो दूसरे नंबर पे क्या, निश्चित भूभाग। तीसरे नंबर पे सामान्य भाषा, तीसरा क्या है इनका, सामान्य भाषा। ठीक है, चौथा नंबर पे विवाह और उद्योग के विषय में कुछ निषेधों का पालन करते हैं, विवाह के कुछ नियम होते हैं इनमें। ठीक है, मैं आपको जब गोंडों के विवाह, बैगराओं के विवाह बताऊंगा तो बेहतरीन आपको पढ़ने में भी बहुत मजा आएगा, है ना। जैसे एक गोंड जनजाति है, इसमें एक खास विवाह होता है दूध लौटावा। दूध लौटावा विवाह क्या होता है, जिस परिवार से कन्या ली जाती है उसी परिवार को अगली पीढ़ी में कन्या वापस दी जाती है। इसको दूध का कर्ज चुकाना कहते हैं, है ना, दूध बंद भी कहा जाता है इसको। क्लियर, तो दूध लौटावा। जैसे भील जनजाति में एक विवाह होता है सेवा विवाह, जिसमें वधु मूल्य न होने की स्थिति में लड़का लड़की के घर रहता है और उसके पिता की सेवा करता है। ठीक है, गोंड जनजाति में इस प्रकार के विवाह को लमसेना कहते हैं, और इस प्रकार विवाह करने वाले व्यक्ति को लमदाई कहा जाता है। तो इनके विवाह भी बड़े अच्छे होते हैं, आकर्षक होते हैं, आप पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो एक निश्चित उपयोगी आदान प्रदान परस्पर निवास करते हैं। ठीक है, कुछ और, ये हो गई जनजातियों की आपकी परिभाषाएं। आपको ये समझ में आ गई जनजातीय, है ना। इन परिभाषाओं को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिएगा, या एक परिभाषा याद कर लीजिए। आपसे प्रीलिम्स में तो परिभाषाएं नहीं पूछी जाएंगी, हाँ जब आप मेंस में प्रवेश करोगे तो वहां आपको परिभाषाएं याद करनी होगी। ठीक है, अब अलग अलग लोगों ने, मैंने बताया ना स्टार्टिंग में ही सबसे, कि जनजातियों के अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे ठक्कर बापा, जिन्हें आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है ना, और काका केलकर, जो 1954 में काका केलकर एक समिति बनाई गई थी जनजातियों के कल्याण के लिए भारत सरकार द्वारा। इन दोनों द्वारा जो शब्द दिया गया वो शब्द था आदिवासी।
सामान्य बोलचाल में हम इसी शब्द का प्रयोग करते हैं ज्यादातर, आदिवासी। ठीक है, मैंने बताया था आपको पहले अभी, जीएस घुरिये साहब थे। जीएस घुरिये ने इनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया, क्या शब्द है था? पिछड़े हिंदू, है ना। विलीन मानव द्वारा क्या दिया गया? विलीन मानव किसको कहा गया? मतलब डॉक्टर दास एंड दास ने क्या कहा कि ये ऐसे लोग हैं जो मानव सभ्यता में पीछे रह गए हैं, अर्थात विलीन मानव है ना। फिर उसके बाद महात्मा गांधी द्वारा पर्वतों के निवासी, पर्वत मतलब गिरी, और गिरिजन मतलब, गिरी मतलब होता है पहाड़, और जन मतलब रहने वाले, पहाड़ों में रहने वाले लोग। महात्मा गांधी ने अनुसूचित जाति के लिए हरिजन और अनुसूचित जनजाति के लिए गिरिजन कहा। ठीक है, अंग्रेज इनको दलित कहते थे, है ना। अंग्रेज क्या कहते थे? दलित। दलित समझते हो? दलित है ना, जो जैसे दाल होती है, चने से दाल, चने को दल कर निकाली जाती है, तो दलित। तो वैसे ही ये हमेशा शोषित रहे हैं समाज में, इसलिए इन्हें दलित, है ना। जॉर्ज ग्रेसन साहब ने क्या कहा? पहाड़ी जनजाति कहा। ठीक है, और भारतीय संविधान में इसे अनुसूचित जनजाति कहा गया है। ठीक है, क्यों कहा गया है इसके बारे में हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अलग अलग लोगों ने इनके बारे में अलग अलग नाम दिए। तो उम्मीद है सिलेबस के प्रति आपका एक ब्रीफ नॉलेज क्रिएट हुआ होगा आज के लेक्चर में। जनजातियां क्या होती है ये आज आपको समझ में आया होगा। अब हम अगले लेक्चर में जब प्रवेश करेंगे तो आपको जनजातीय संस्कृति की ओर ले चलेंगे, जनजातीय समाज में। आप ध्यान से आप क्लास के साथ बने रहिए, आपको ऐसा महसूस होगा क्लास करते करते कि आप जनजातीय समाज में स्वयं प्रवेश कर गए हैं। ठीक है, हम चित्रों के माध्यम से, एनिमेशन के माध्यम से और कुछ फोटो के माध्यम से अपने लेक्चर को, कल्चर को ऐसा शामिल करेंगे कि आपका यह लेक्चर जो होगा वो आपको सिर्फ परीक्षा प्रीलिम्स तक ही नहीं, मेंस और इंटरव्यू तक भी याद रहेगा। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, इसको सिलेबस को आप एक बार और अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ओके बच्चों, गुड बाय।